मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित लहरों का निमंत्रण नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह है उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध काव्य रचना है जो उनके काव्य संग्रह मधु कलश से ली गई है। इस कविता में कवि ने अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार के, अनुचित व्यवहार के बदले में यह कविता प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी है। कवि को लगता है कि समुद्र की लहरें उन्हें अपनी ओर खींच रही है, इसलिए वह किनारों पर रुकना नहीं चाहता। अर्थात कवि यह रचना प्रतीकात्मक भाव से लिख रहे हैं। तो लहरों का निमंत्रण प्रतीक है ऊंचाइयों की ओर जाने के लिए संघर्ष का। तो कवि कहते हैं कि ये जो समुद्र की लहरें मुझे अपनी ओर बुला रही हैं, मैं अब किनारों पर न रुककर सारे विघ्न बाधाओं को चीरता हुआ इन लहरों के निमंत्रण को अर्थात चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। कवि मानते हैं कि मैं हमेशा से इस संसार में उपेक्षा झेलता आया हूँ। लोगों के द्वारा मुझसे अनुचित व्यवहार जो किया गया वह मुझे हमेशा एक कटु अनुभव देता रहा। परंतु कवि यह भी कहते हैं कि संसार ने उनके प्रति चाहे जो व्यवहार किया हो, मगर उन्होंने कभी भी स्वयं का व्यवहार, खुद का आचरण संसार के प्रति नकारात्मक नहीं बनाया, संवेदनहीन नहीं बनाया और निर्जीव नहीं बनाया। वह अर्थात कवि अपने सारे सपनों को सच करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए विघ्न बाधाओं रूपी समुद्र को पार कर जाना चाहता है। कवि स्वयं इस कविता में स्वीकार करते हैं कि मैं मानता भी हूँ और जानता भी हूँ कि समुद्र की लहरों ने अनेकों जलपोत अपने आंचल में समेट रखे हैं, अपनी विशाल जलराशि में डुबो दिए हैं। परंतु फिर भी कवि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और वह हर स्थिति में इस संकटों के समुद्र को पार करके अपने आप के लिए एक विशेष सम्मान गढ़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। यह कविता कवि के उसी उच्च मनोबल का परिणाम है जो ये कहता है कि मैं सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन प्रयास अवश्य करूँगा, क्योंकि प्रयासों से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व हमें सफलता की ओर, पहचान की ओर लेकर जाता है। अर्थात कवि संसार की सारी मुसीबतों को, सारी बाधाओं को, सारी रुकावटों को पार करते हुए अपने लिए एक उन्नत उज्जवल संसार खोजना चाहते हैं। देखिए अब कवि इस कविता में क्या कहते हैं। हम उनके लिखे पदों की व्याख्या कर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पद संख्या 1। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, रात का अंतिम प्रहर है झिलमिलाते हैं सितारे, वक्ष पर युग बाहु बांधे मैं खड़ा सागर किनारे, वेग से बहता प्रभंजन केशपट मेरे उड़ाता, शून्य में भरता उददी उर्की रहस्यमयी पुकारे, इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में है प्रतिछायित जहाँ पर सिंधु का हिलोल कंपन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। प्रसंग।
प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित हालावाद के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित लहरों का निमंत्रण से लिया गया है। यह कविता उनके काव्य संग्रह मधु कलश का अंश है। संदर्भ: इस पद में कविवर संसार में उनका विरोध होने पर उनके साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप इस रचना का जन्म हुआ है, उद्गम हुआ है। कवि ने बड़े आत्मविश्वास के साथ, उच्च मनोबल के साथ इन सांसारिक विरोधों को और विघ्न बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पर पहुंचने का जो दृढ़ संकल्प है वो इन पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। व्याख्या: शब्दों के अर्थ साथ साथ तीर किनारा पर ऊपर कैसे किस प्रकार रुकूं ठहर जाऊं मैं कवि स्वयं के लिए प्रयोग कर रही हैं। आज लहरें सागर की तरंगे और मन की भावनाएं में निमंत्रण बुलावा आया है कि कविवर कहते हैं कि आज मैं इस विशाल समुद्र के किनारे कैसे रुक सकता हूँ जब मुझे ये लहरें पुकार रही हैं, बुला रही हैं। दूसरे शब्दों में कवि कहते हैं कि यह संसार बेशक मेरा विरोध कर रहा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन मैं एक कवि हूँ और कवि होने के नाते मैं उस दुर्व्यवहार का उत्तर उनके उसी प्रकार की क्रिया में नहीं दे सकता। मैं जो सृष्टि के कल्याण का अपने मन में दृढ़ संकल्प बना चुका हूँ, उस संकल्प रूपी लहरें मुझे पुकार पुकार कर मेरे कर्म पथ पर जुड़ने का संकेत कर रही हैं, तो मैं भला कैसे रुक सकता हूँ। रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। रात रात्रि और रात्रि का दूसरा अर्थ यहाँ ठहराव, आक्रोश, अज्ञानता आदि। का अंतिम आखिरी, प्रहर पहर या कालांश या समय है। झिलमिलाते टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं सितारे, आकाश में तारे। कि देखो रात्रि अपनी अंतिम पहर में है और इसलिए समाप्त होती इस रात में सितारे और भी अधिक आभा के साथ, और भी अधिक चमक के साथ चमक रहे हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि यह मेरे विरोध का, मेरी रुकावटों का, मेरी विघ्न बाधाओं का अंतिम समय है और दूर मुझे आशा दिखाई दे रही है, मेरी मंजिल की चमक दिखाई दे रही है। वक्ष पर युग बाहु बांधे मैं खड़ा सागर किनारे, वक्ष छाती पर ऊपर युग जोड़ा दोनों, बाहु हाथों को बांधे बांध कर मैं कवि अपने लिए खड़ा हुआ हूँ सागर समुद्र किनारे तट पर। कि मैंने अपने दोनों हाथ छाती पर बांध लिए हैं और मैं समुद्र के किनारे खड़ा हुआ हूँ। अर्थात मैंने अपनी शक्ति को संचित कर लिया है और अब इस विघ्न बाधाओं रूपी, रुकावटों रूपी सागर के किनारे आकर इसे पार करने के लिए तैयार हूँ। वेग से बहता प्रभंजन केशपट मेरे उड़ाता। वेग तेजी से, तेज गति से बहता चल रहा है प्रभंजन, तेज हवा अथवा तूफान। केश बाल, पट वस्त्र कि यह तूफान मेरे बाल और मेरे वस्त्रों को अस्त व्यस्त कर रहा है, उड़ा रहा है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि विचारों का एक गहरा अंधड़ मेरे हृदय में चल रहा है, जो मेरे सारे सब्र को तोड़कर आगे निकल जाना चाहता है। शून्य में भरता उदधी उर की रहस्यमयी पुकारे। कि यह तूफान, यह अंधड़
शून्य सन्नाटा, अर्थात मन का वो कोना जो किम कर्तव्य विमूढ़ है, कश्मकश में है, उलझन में है, क्या करूं क्या ना करूं। भरता भर रहा है, उदती उर, उदती सागर, उर माने हृदय का, हृदय रूपी सागर में उठने वाले विचार और भाव रूपी लहरें रहस्यमयी पुकारे कि अलग ही प्रकार की पुकार बनकर मेरे मन के उस कोने में प्रवेश कर रही हैं जहां उलझन है, कश्मकश है, क्या करूं क्या ना करूं। अर्थात जहां मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, ये पुकारें, ये विचार, ये भाव मेरे उसी से जाकर टकरा रहे हैं और जोश भर रहे हैं। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में कि जब ये पुकार मेरे उस शून्य से टकराती हैं तो अनुगूंज बनकर उभरती हैं, गूंज बनकर उभरती हैं, अर्थात अनेकों अनेक बार मुझे वो सुनाई देती हैं। प्यारे बच्चों, इक्को के विषय में आपने सुन रखा है। इक्को गूंज की अनुगूंज, जहाँ एकांत होता है, सन्नाटा होता है, वहाँ जब हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारे पास आती हैं वापस लौटकर। तो यहाँ भी कवि यही कह रहे हैं कि मेरे मन में जो विचार और भावों की रहस्यमयी पुकारें उठ रही हैं वो मेरे उस शून्य से टकराकर मेरे मन मस्तिष्क में गूंजने लगती हैं। इसीलिए मेरा हृदय और भी अधिक बेचैन, व्याकुल और कुछ करने के लिए प्रेरणामयी बन जाता है प्रतीक्षायित जहाँ पर सिंधु का ही लोल कंपन, कि मेरी ये गूंज और अनुगूंज प्रतिक्षायित होता है जिस पर किसी की परछाई पड़ रही हो, अर्थात मेरे आंतरिक गूंज और अनुगूंज की परछाई या उसका प्रभाव सिंधु का हिलोल कंपन, कि सिंधु की ये तेज बहती हुई लहरें, कंपित लहरों पर जब यह पड़ता है तो ये गूंज उनसे मिलकर उसे प्रचंडता देती है, उसे प्रबलता देती है और उसका स्वरूप विस्तारित कर देती है, फैला देती है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, तो कविवर कहते हैं कि हे बंधु, मैं अब इस किनारे पर कैसे रुक सकता हूँ जब सागर की विशाल लहरें मुझे अपनी ओर बुला रही हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं इस अनुचित व्यवहार को सोचकर या उस विरोध को सोचकर यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ, क्योंकि कर्तव्य रूपी लहरें मुझे अपने कर्म पथ की ओर बढ़ने के लिए पुकार रही हैं, बुला रही हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम इस पद की व्याख्या एक बार फिर करते हैं। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप इस रचना को लिखकर संसार को कहते हैं और पूछते हैं कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि आज समुद्र के किनारे मैं कैसे ठहर सकता हूँ, क्योंकि ये लहरें मुझे बुला रही हैं, पुकार रही हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि मैं इस विरोध का अथवा इस विरोध को अंतिम समझकर यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ, क्योंकि कर्तव्य पथ की लहरें, मेरी मंजिल की ओर चलने वाली लहरें मुझे अपनी ओर बुला रही हैं, कर्म पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे, कि रात्रि का अंतिम पहर अर्थात रात समाप्त होने वाली है, इसलिए सितारे और भी तेजी से चमक रहे हैं। बच्चों, बुझते हुए दीपक की लो तेज हो जाती है और भोर के निकट जब रात होती है तो सितारे और भी तेजी से चमकने लगते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि ये मेरे विरोध का, मेरे साथ हुए अनुचित व्यवहार का अंतिम समय है, क्योंकि आगे जिस मंजिल पर मैं पहुंचने वाला हूं, जिसकी किरणें, जिसके प्रकाश की लो मुझे झिलमिलाती हुई, चमकती हुई दिखाई दे रही है, वहां पहुंचने पर यह संसार मेरा विरोध नहीं कर पाएगा। वक्ष पर युग बाहु बांधे मैं खड़ा सागर किनारे, कि मैं अपने दोनों हाथों को
अपनी छाती पर बांधकर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पास यह समुद्र का किनारा है। अर्थात कवि कहते हैं, मैंने अपनी पूर्ण शक्ति को संगठित कर लिया है और अब मैं इस विघ्न बाधाओं रूपी, मुसीबतों रूपी सागर के किनारे खड़ा होकर इससे पार जाने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। वेग से बहता प्रभंजन केशपट मेरे उड़ाता, कि बहुत तेजी से यह हवाएं चल रही हैं जिसके कारण मेरे बाल और वस्त्र उड़ रहे हैं। अर्थात कवि कहते हैं, मेरे हृदय में विचारों का अंधड़ बड़ी तेजी से चल रहा है, विचारों का तूफान बड़ी तेजी से उठ रहा है और जो मेरे सारे बंधन, मेरा सारा सब्र तार तार कर रहा है, भंग कर रहा है। शून्य में भरता उददी उर की रहस्यमयी पुकारे, कि मेरे हृदय का एक वो कोना जहाँ मैं उलझन में हूँ, कश्मकश में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, और जहाँ इस दुर्व्यवहार के कारण एक सन्नाटा सा छा गया है, वहाँ पर मेरा हृदय रूपी सागर अपनी विशेष रहस्यमयी पुकारों के साथ वहाँ जाकर टकरा रहा है। अर्थात मेरे उस उलझन को समाप्त कर मुझे कर्तव्य से जोड़ रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में कि उस सन्नाटे से लौटकर ये पुकारे गूंज की अनुगूंज बनकर मेरे हृदय को रास्ता दिखा रही हैं, मेरे हृदय में शक्ति भर रही हैं, मेरे हृदय को मजबूत कर रही हैं। है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिंधु का ही लोल कंपन की, और मेरी इसी गूंज की छाया, यह जो विशाल सागर कप कपाती लहरों से भरा हुआ है, उस पर पड़कर इससे अर्थात मेरे संकल्प को, मेरे मनोबल को और भी अधिक प्रचंड रूप, प्रबल रूप, शक्तिशाली रूप में मेरे मन में भर रही है। तो कवि संसार से पूछता है, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि मैं इस सागर के किनारे भला कैसे रुक सकता हूँ जब ये सागर अपनी लहरों के माध्यम से मुझे अपनी ओर बुला रहा है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इस दुर्व्यवहार को मैं अंतिम मानकर या मेरे जीवन के लक्ष्य का समापन मानकर मैं यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ, क्योंकि मेरे सपनों का सागर, मेरे सपनों या मेरी मंजिल रूपी समुद्र में उठने वाली लहरें मुझे अपनी ओर पुकार रही हैं, कर्म पथ से जोड़ रही हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि इस संसार में रहते हुए स्तुति, निंदा, सम्मान, निरादर, ये सब साथ साथ चलते हैं। तो कोई भी भाव मनुष्य के कर्म का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अर्थात मनुष्य को हमेशा अपने मंजिल की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना चाहिए और अपने नए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। विशेष यहाँ रात्रिकालीन समुद्र से कवि ने अपनी मनस्थिति को बड़े सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब का सफल प्रयोग हुआ है, तुकांत छंद गेय शैली है और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, स्वभावोक्ति, रूपक, पदमैत्री, प्रश्न आदि अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2, जड़ जगत में वास कर भी जड़ नहीं व्यवहार कवि का, भावनाओं से विनिर्मित और ही संसार कवि का, बूंद के उच्छ्वास को भी अनसुना करता नहीं मैं, किस तरह होता उपेक्षा पात्र पारावार कवि का, विश्व पीड़ा से सुपरिचित हो तरल बनने पिघलने त्याग कर आया यहाँ कवि, स्वप्न लोकों का प्रलोभन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण।
प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस कविता में, इस पद में कवि ने अपने साथ संसार के लोगों द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यवहार के उत्तर में प्रतिक्रिया स्वरूप इस रचना को रचा है। और कवि यहाँ अपने आप की तुलना संसार की मनस्थिति के साथ कर रहा है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि संसार का व्यवहार और एक कवि के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि कवि भावना की धरातल पर सोचता है, वह आदर्श के लिए छटपटाता है, आदर्श की स्थापना के लिए कर्मठ होता है, जबकि संसार व्यवहार के धरातल पर लाकर अपने तत्कालिक लाभ को देखता है, जबकि कवि की दृष्टि सुनहरे भविष्य पर होती है। यहाँ कुछ इसी प्रकार के भावों को स्पष्ट करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। बच्चों, यहाँ जड़ के भिन्न अर्थ इस प्रकार हैं। पहला जड़ निर्जीव अथवा अचेतन, दूसरा जड़ परिपाटियों से बंधा हुआ नासमझ, जगत संसार में वास रहना अथवा निवास करना, कर भी कि वह परिपाटियों से बंधे इस नासमझ संसार में, इस निर्जीव संसार में कवि रहता है। लेकिन फिर भी जड़ नहीं व्यवहार कवि का, कि कवि का व्यवहार कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि एक कवि सांसारिक दृष्टि से परे जाकर विषयों को देखता है, समझता है और फिर नए जीवन मूल्यों का पुनर्स्थापन करता है। लेकिन यह संसार कवि के इस प्रकार के भावों को नहीं समझ पाता और उसका विरोध करता है, उससे दुर्व्यवहार करता है। तो भी कवि कह रहे हैं कि मेरा कर्तव्य पथ ये नहीं कि मैं उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ठहर जाऊं। यहाँ कवि एक कवि के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, भावनाओं से विनिर्मित, भावनाओं से विनिर्मित अर्थात बना हुआ, निर्माण किया हुआ और ही कोई दूसरा सामान्य संसार से अलग संसार दुनिया कवि का कि कवि कहते हैं कवि का संसार सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वह संसार भावनाओं के धरातल पर गड़ा हुआ होता है, बना हुआ होता है, निर्मित होता है। अर्थात कवि प्रत्येक विषय को भावना के स्तर पर लाकर उसे स्वयं पर अनुभूत करते हुए, स्वयं पर महसूस करते हुए उसका समाधान प्रस्तुत करता है, उसके लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बूंद के उच्छ्वास को भी अनसुना करता नहीं वह। बूंद एक छोटी सी जल की बूंद के उच्छ्वास माने होता है सांस, ध्वनि, आवाज, प्रभाव को भी के लिए भी अनसुना, बिना सुने हुए, प्रभाव से रहित करता नहीं वह। कि कवि कहते हैं कि एक कवि के लिए बूंद की आवाज भी, बूंद के द्वारा छोड़ा गया प्रभाव भी, बूंद के द्वारा उत्पन्न सांस भी कवि को अंतर मन में महसूस होता है और उस भाव को कवि कभी भी अनसुना नहीं करते हैं। कहने का भाव यह है कि कवि उसे अपने हृदय पर महसूस कर उसके लिए भी प्रतिक्रिया देता है, उसके लिए भी व्यवहार करता है। किस तरह होता उपेक्षा पात्र पारावार कवि का, कि कवि कहते हैं किस तरह होता है उपेक्षा विरोध का, पात्र हिस्सा। वैसे तो पात्र माने बर्तन होता है, लेकिन यहाँ पात्र है हिस्सा। पारावार समुद्र कवि का कि न जाने
किस कारण से इतना भावुक, इतना संवेदनशील, इतना उदार होने पर भी न जाने यह संसार किस प्रकार कवि के समुद्र जैसे विशाल हृदय की उपेक्षा कर बैठता है, उसकी भावनाओं को समझे बिना उसके साथ दुर्व्यवहार कर बैठता है, उसका विरोध कर बैठता है। विश्व पीड़ा से सुपरिचित हो तरल बनने पिघलने, विश्व संसार भर की पीड़ा, दुख, कष्ट, वेदना से सुपरिचित, बहुत अच्छी तरह जानकार, अच्छे से समझने वाला, तरल, पिघल जाना अर्थात बहुत गहराई से महसूस करना, बनने, बन जाने, पिघलने, द्रवीभूत हो जाना। कवि कहते हैं कि कवि का वो मन जो है इतना अधिक कोमल होता है, इतना अधिक उदार होता है, इतना अधिक नर्म होता है कि संसार की पीड़ा को देखकर, समझकर, महसूस कर वह पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, कोमल होकर उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए मार्ग ढूंढने लगता है। त्याग कर आया यहाँ कवि स्वप्न लोकों के प्रलोभन, त्याग कर, छोड़कर आया है यहाँ इस संसार में कवि स्वप्न लोक, सपनों का संसार, प्रलोभन, लालच, कि इस संसार भर की पीड़ा को हरने के लिए, इस संसार भर के कष्टों का समाधान निकालने के लिए एक कवि अपने सपनों का सुंदर संसार छोड़कर इस पीड़ामयी संसार में पदार्पण करता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि चाहे उस पीड़ा से कवि का कोई संपर्क हो या ना हो, तो भी कवि उस पीड़ामयी संसार में प्रवेश कर जाता है और संतप्त हृदय, दुखी हृदय, पीड़ित हृदय, आहत हृदय के कष्ट को समाप्त करने के लिए, उनके निराकरण के लिए, उनके समाधान के लिए अपने आप को उस वेदना का हिस्सा बना लेता है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, तो इसलिए कवि कहते हैं कि आज समुद्र की विशाल लहरें मुझे अपने अंदर चेतना भरती हुई सी प्रतीत होती हैं, ये मुझे कर्म पथ पर प्रेरित कर रही हैं, तो भला मैं किनारे पर कैसे रुक सकता हूँ। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार, अनुचित व्यवहार और विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप इस रचना को लिखते हुए संसार को बताता है कि जड़ जगत में वास कर भी जड़ नहीं व्यवहार कवि का, कि कवि इस निर्जीव प्राय परिपाटियों से बंधे हुए ना समझ संसार का हिस्सा होते हुए भी कवि उसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि कवि का जो व्यवहार है वो इस संसार के परे भी देखता है, कि संसार में रहता है, सांसारिक तत्वों को महसूस करता है और उससे परे जाकर उसका समाधान प्रस्तुत करता है। क्योंकि भावनाओं से विनिर्मित और ही संसार कवि का, कि कवि का संसार इस सामान्य संसार से बिल्कुल अलग होता है, दूसरा होता है। क्योंकि कवि के संसार में भावनाओं का विशेष स्थान होता है। उसका चरित्र, उसका जीवन पथ, उसका लक्ष्य, उसका व्यवहार सब भावनाओं के द्वारा गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है, कवि अनुभूति के स्तर पर जीता है, वह भावनाओं के स्तर पर जीता है, वह संसार को अपने हृदय के स्तर पर तोलता है, आंकता है, महसूस करता है और उसका समाधान करता है। बूंद के उच्छ्वास को भी अनसुना करता नहीं वह, कि कवि बूंद के नन्हे से प्रभाव को भी, बूंद की नन्ही सी महक को भी, उसकी नन्ही सी श्वास को भी कभी अनसुना करके
उसकी उपेक्षा नहीं करता है। अर्थात कवि के व्यवहार में एक नन्हे से बूंद के व्यवहार का भी असर दिखाई देता है। किस तरह होता उपेक्षा पात्र पारावार कवि का, तो कवि कहते हैं कि ना जाने यह संसार इतने विशाल हृदय, इतने कोमल हृदय, इतने उदार हृदय के सागर का भी न जाने किस प्रकार विरोध कर जाता है। अर्थात कवि संसार से प्रश्न करते हैं कि वह कवि की कोमलता को, भावुकता को, उदारता को महसूस नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का कैसे विरोध कर पाता है, उसकी कैसे उपेक्षा कर पाता है। विश्व पीड़ा से सुपरिचित तरल बनने पिघलने त्याग कर आया यहाँ कवि स्वप्न लोकों के प्रलोभन की। कवि कहते हैं कि एक कवि संसार की हर पीड़ा से अच्छी प्रकार से परिचित हो जाता है, उसे गहराई से समझता है, उसे हृदय के स्तर पर लाकर महसूस करता है और उसके साथ द्रवीभूत होकर, पिघलकर, उसे आत्मसात करके अपने सपनों के सुंदर संसार के लालच त्याग कर वह इस पीड़ा के संसार में प्रवेश कर जाता है, ताकि इस सांसारिक पीड़ा को, इस विश्व पीड़ा को वो निर्मूल कर सके, उसे समाप्त कर सके, उसका अंत कर सके। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण कि कवि पूछते हैं कि आज जब समुद्र की लहरें मुझे बुला रही हैं तो मैं भला किनारे पर कैसे खड़ा रह सकता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जब मेरे लक्ष्य रूपी सागर में कर्म पथ पर बढ़ने वाली लहरें कर्म पथ के बुलावे मुझे बुला रहे हैं, तो मैं इस उपेक्षित व्यवहार को बहाना बनाकर इस किनारे पर भला कैसे रुक सकता हूँ। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि कवि सामान्य व्यक्ति से अलग जीवन जीता है, जो सामान्य लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि कवि प्रत्येक तत्व को भावना के स्तर पर लाकर, अपने स्तर पर लाकर आंकता है, समझता है, नापता है और फिर उसका समाधान प्रस्तुत करता है। तो सामान्य लोग उसके इस व्यवहार को नहीं समझ पाते हैं। विशेष यहाँ कवि ने कवियों के हृदय की संवेदनशीलता को स्पष्ट करने की कोशिश की है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब का सफल आयोजन है, तुकांत छंद गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, यमक, पदमैत्री, उल्लेख, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में बच्चों बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आशा है आपको पढ़ा गया विषय बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अपने विचार व भाव कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।